हेलो गाइस, स्वागत है आपका शंकर भैया के जीके की क्लास में। तो आज हम देखेंगे अपवाह तंत्र से सिंधु नदी तंत्र। यह टॉपिक एग्जाम दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा। गंगा नदी तंत्र के बाद जो सेकंड जो नदी है जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है सिंधु नदी तंत्र से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा हुआ था कि हम अपवाह तंत्र को दो मेजर हिस्से में बांट सकते हैं। एक जो नदी हिमालय से निकलती है, दूसरी नदी जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। इसके बारे में आपको नहीं याद होगा तो मैं बता देता हूँ। इधर आपका हिमालय उत्तर में, तो हिमालय से जो नदी निकलती है लाइक सिंधु नदी, लाइक ऐसे करके गंगा नदी, फिर इस तरह से आपको निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इन नदी और इनकी सहायक नदियों को हम बोलते हैं हिमालयी नदियाँ। ठीक है। फिर प्रायद्वीपीय नदियाँ, जैसे यहाँ से आपकी गोदावरी निकलती है, फिर कृष्णा निकलती है, फिर कावेरी निकलती है। तो इन सब नदियों को हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है प्रायद्वीपीय नदियाँ, हिमालय नदियाँ। ये पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए एक बार उसे देख लीजिए। अब आते हैं अपवाह तंत्र में। मेन सिंधु हिमालय नदियों में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है मेन हिमालय नदियाँ है। तो बारी बारी से हम पहले सिंधु नदी पढ़ेंगे, फिर गंगा नदी चलेंगे और फिर हम आएंगे ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो चलते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ जहां से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए, अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो टोटल लंबाई जो है इसके 2880 किलोमीटर है। यानी कि गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी में सिंधु नदी जो है सबसे बड़ी है, 2880 किलोमीटर। लेकिन भारत में सिर्फ है ना ये 1114 किलोमीटर ही बहती है। इसलिए भारत की सबसे बड़ी नदी यह नहीं कहलाती है। भारत की सबसे बड़ी नदी कहलाती है गंगा नदी। लेकिन तीनों नदी में जो सबसे बड़ी लंबाई है वो है सिंधु नदी की। अगर आपसे पूछा जाए कि इन नदियों में से सबसे ज्यादा लंबी नदी कौन है, तो आप मारेंगे टिक सिंधु नदी में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इन नदियों में से भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो हम मारेंगे गंगा नदी। भारत के हिमालय नदियों में से सबसे पश्चिमी है। सबसे पश्चिमी क्यों है? क्योंकि अगर आप देखिएगा तो आप अगर इधर में हिमालय ले लेता हूँ इधर, तो देखिएगा कि इधर हम पश्चिम बोलते हैं और इधर हम पूरब बोलते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी। यहाँ से जो है ना मानसरोवर के बोखरचू के पास एक बोखरचू एक हिमनद है, वहां से सिंधु नदी निकलती है और ये पश्चिम की ओर जाती है। ठीक है। फिर ये गंगा नदी यहीं आसपास से निकलती है गंगोत्री से, और फिर ये इधर की ओर जाती है। ठीक है। और फिर ब्रह्मपुत्र नदी एकदम पूरब की ओर जाती है और फिर भारत में प्रवेश करती है। अब देखिए सबसे पश्चिम नदी कौन है? आप कहिएगा भैया ये तो सबसे पश्चिम यानी कि सबसे इधर की ओर नदी जो है तीनों में से सिंधु नदी है। तो इसीलिए हिमालय नदियों में से सबसे पश्चिमी कहते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, हिमालय नदियों में से यही है जो अरब सागर में अपना पानी गिराती है। बाद बाकी आप देखिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है अपना पानी, नदी का पानी जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है, लेकिन ये अरब सागर में गिराती है। तो ये भी एक चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बारे में एक चीज जो नदियों के बारे में आपको याद रखने बहुत जरूरी है वो है कि नदियां निकलती कहाँ से है। तो जहां से निकलेगी बच्चा पार्टी उसको हम बोलेंगे उद्गम स्थान। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, नदी अपना पानी कहाँ गिराती है, ये भी दो चीज आप याद रखिएगा। जैसे गंगा नदी कह रहा हूँ, सिंधु नदी जो है अपना पानी अरब सागर में गिरा देती है। ठीक है। लेकिन निकलती कहाँ है? तो भाई तिब्बत क्षेत्र के कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के नजदीक एक हिमनद से निकलती है। तो अगर आपको कैलाश पर्वत श्रेणी के नजदीक बोखरचू याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बोखरचू से ये निकलती है। इसी नदी को तिब्बत में सिंगी खबान या शेर का मुख भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये दो चीज है बराबर पूछा जाता है। ठीक है। फिर आप जानते हैं, आपको मैंने ट्रांस हिमालय पढ़ाया था कि इधर जो है काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। ठीक है। तो ये लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती हुई फिर पाकिस्तान में दर्दिस्तान के प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ से पाकिस्तान में ये प्रवेश कर जाती है। तो ये लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई लद्दाख और बालिस्तान से गुजरती है और फिर पाकिस्तान में चिल्लस के नकीब दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश कर देती है। तो ये पॉइंट अगर याद रखना है तो रखिए, लेकिन ये पॉइंट जरूर आपको याद रखना है, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में बहती है। अब ये सिंधु नदी की बहुत सारी सहायक नदी। अब सहायक नदी क्या होती है? देखिए, एक मेन नदी होती है जिसकी जलधारा बहुत ज्यादा होती है, कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, और उसमें बहुत सारी छोटी मोटी नदियां मिल जाती है। ठीक है। हो सकती है छोटी हो या हो सकती है बड़ी हो, लेकिन इस मेन नदी से बड़ी नहीं होगी। ठीक है। तो ये नदी इसमें मिल जाती है। अब ये नदी ना दोनों तरफ से मिलती है, इधर की तरफ से भी मिलती है और इधर की तरफ से भी मिलती है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि बाएं तट पे कौन नदी मिल रही है और दाएं तट पे कौन मिल रही है। तो इसका एक ही जवाब है। देखिए, जब भी नदी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मान लीजिए कि नदी इस तरह से बह रहा है, ठीक है, आप एज्यूम कर लीजिए कि मैं नदी के अंदर हूं और नदी के डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूं। ठीक है। अब नदी के डायरेक्शन की तरफ जाइएगा
और फिर देखिए कि आपका बायां हाथ किधर है। तो अगर आप इधर नदी का डायरेक्शन है, अगर आप यहाँ पे खड़े तो आपका बायां हाथ इधर है, तो इधर से जो भी नदी आ रही है उसको हम बोलेंगे बाएं तट पे मिलने वाली, और इधर से जो नदी आ रही है उसको हम बोलेंगे दाएं तट। इसी तरीके से मान लीजिए कि नदी इधर की ओर जा रही है, ठीक है बच्चे पढ़े। अब इसमें आप खड़े हो गए, ठीक है, तो इधर से जो आ रहा है आपका वो दाया तट हो गया, इधर से जो आ रहा है वो आपका बाया तट आ गया। यानी कि सिंपल, जब भी नदी फ्लो कर रही है मेन नदी, उस नदी पे अपने आप को एज्यूम कर लीजिए कि मैं उस नदी में हूँ। फिर देखिए फ्लो की तरफ हूँ, और फिर देखिए आपका दाया हाथ किधर है और बाया हाथ किधर है। दाया हाथ तरफ से आने वाली नदियाँ हो जाएगी दाई तट पे मिलने वाली, बाया हाथ से मिलने वाली नदियाँ हो जाएगी बाएं तट पे मिलने वाली। तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसे सिंधु में बहुत सारी सहायक नदियाँ है जो हिमालय पर्वत से निकलती है, जैसे सुयोक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग, द्रास, ये है। लेकिन मेन जो नदी आपको पढ़ना है वो है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये जो 5 नदी है इसके बारे में आपको मेन पढ़ना है। दाहिने तट पे जो भी मैंने बोला उसमें ध्यान रखिएगा, कुर्रम, तोची, गोमल, संगर। और बाएं तट पे जो नदियां मिलती है उसको हम पंचनद बोलते हैं, और ये यही रहा, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, इसी को हम पंचनद बोलते हैं। ऐसे एक चीज और भी याद रखिएगा कि सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, जिसमें से ऊपर की 3 नदियों का 20% पानी ही भारत यूज कर सकता है, और नीचे की 3 नदियों का 80% पानी भारत सरकार यूज कर सकते हैं। तो चलिए ये भी देख लेंगे कि ऊपर का 3 नदी कौन है और नीचे का 3 नदी कौन है। अब आते हैं मैप पे। देखिए सिंधु नदी यहाँ से मानसरोवर के पास बोखरचू नजदीक सोने ख्वाब हिमनद से निकलती है, और फिर ये इस तरह से बहती हुई यहाँ पे आगे और जाते अरब सागर में ये मिल जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब तक तिब्बत में बहती है इसको सिंगे मुख या सिंह मुख भी कहा जाता है। फिर यहाँ से शेषनाग झील जो वेरीनाग है, वेरीनाग के पास से शेषनाग झील से ये आपकी झेलम नदी यहाँ से निकलती है, और फिर ये अपना पानी जो है यहाँ मिठानकोट में मिला देती है। तो ये मिठानकोट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी नदियों का पानी मिठानकोट के पास ही मिलेगा। ठीक है, फिर आइए, फिर चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के केलांगू से निकलती है, और फिर ये अपना चिनाब नदी अपना पानी जो है झेलम नदी में मिला देती है। फिर रावी नदी रोहतांग दर्रा के पास से निकलती है रावी नदी, और ये अपना पानी जो है ना झेलम नदी और चिनाब नदी जो मिला हुआ है उसके बाद अपना पानी रावी नदी इस नदी में मिला देती है। फिर आपका सतलज नदी जो है राक्षस ताल या राकस ताल से निकलता है, तो इसको कई लोग राक्षस ताल भी कई बुक में दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, और राकस ताल भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। राक्षस ताल हिमनद से निकलता है सतलज नदी, और अपना पानी जो है झेलम, चिनाब और रावी नदी जो जहाँ पे आता है वहां पे अपना पानी मिक्स कर देता है यहाँ पे। ठीक है बच्चा बेटे। फिर एक व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। व्यास नदी जो है व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है, और ये अपना पानी ना सतलज नदी में मिलाती है, ये ध्यान रखिएगा। व्यास जो है सतलज की सहायक है, ठीक है, और सतलज जो है वो सब सिंधु नदी की सहायक है, और ये सारी नदी अपना पानी जो है मिक्स करके यहाँ पे मिठानकोट में गिरा देती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये रहा आपका पूरा मैप। अब आते हैं सिंधु नदी तंत्र में जो इंपॉर्टेंट नदियां, और ये इंपॉर्टेंट नदी रही ये झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। अब देखिए झेलम के बगल में मैंने एक नाम लिखा है वितस्ता। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में ना झेलम को वितस्ता कहते थे, ठीक है, चेनाब को अष्टिनी कहते थे, रावी को परुषणी कहते थे, व्यास को विपाशा कहते थे, और सतलुज को सतुद्री कहते थे। तो देखिए 2 नाम याद रखने में ना आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, व्यास विपाशा वो, सतलुज सतुद्री सौ। ठीक, ये 3 नाम थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आता है हिस्टोरिकल में कि झेलम नदी को प्राचीन ऋग्वेद के समय में या प्राचीन काल के समय में किस नाम से जाना जाता था, तो ये जरूर याद रखिएगा। तो झेलम को वितस्ता, चेनाब को अस्किनी और रावी को परुषणी। अब आते हैं बारी बारी से। देखिए झेलम सिंधु की बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसका उद्गम अभी हमने देखा कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व में फिर पंजाल गिरिपथ में वेरीनाग झरने से होता है, तो इतना याद रखना है या नहीं रखना है नहीं छोड़िए, लेकिन वेरीनाग झरने से निकलती है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये श्रीनंगूर और वुलर झील से बहते हुए एक तंग और गहरे महाखंड से गुजरती है। क्या है, गोली मारी है, लेकिन ये वुलर झील जो है कश्मीर का या भारत का सबसे साफ पानी, हाइट पे जो सबसे शुद्ध पानी है, मीठे जल का झील है ये, तो इसको भी याद रखिएगा। और पाकिस्तान में झंग के पास ये चेनाब से मिल जाती है। चेनाब से याद रखिए कहाँ पे मिली है भैया, ये पाकिस्तान में मिली है चेनाब से। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी ध्यान रखिए, ये जो है ना ये जो स्टेट लाइन देख रहे हैं ये ना भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के समांतर भी बहती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु नदी तंत्र में कौन सी ऐसी नदी है जो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ बहती है, तो भाई ये कौन है, ये है आपका झेलम नदी। ठीक है, अब आते हैं चेनाब।
सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, चेनाब नदी ना एक अकेली नदी नहीं है, ये दो धाराएं आती है, एक चंद्रा धारा आती है और एक भागा धारा आती है, तो इसी को हम बोल देते हैं चंद्रभागा नदी, ठीक है। और चंद्रभागा नदी दोनों मिल जाती है तब जाके इसको हम बोल देते हैं आपको चेनाब नदी, ठीक है। तो ये दो सरिताओं के मिलने से बनता है ये तांडी, मतलब हिमाचल प्रदेश में केलांगू के निकट ताड़ी है, यहाँ पे ये मिलता है और इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि चंद्रा एक भाग है और भागा दूसरा भाग है। अब आते हैं रावी। हिमाचल के रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और आज की चंबा घाटी से बहती है, यानी कि हिमाचल में जो चंबा घाटी है वहां से ये बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोहतांग दर्रे से निकलती है। व्यास, समुद्र तल के 400 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर ये कुल्लू घाटी से गुजरती है, वही धौलाधर श्रेणी में काती और लाड़गी गॉर्ज का निर्माण करती है। ये फैक्ट याद रख सकते हैं तो रखिए, नहीं रख सकते हो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर पंजाब के मैदान में प्रवेश करते हो, हड़ीके के पास सतलुज नदी में मिल जाती है, ये हड़ीके है, ये यहाँ पे जो मिल रही है यही हड़ीके है, ठीक है। और यहीं से एक इंदिरा गांधी नहर खोदा गया और यहीं पे आपका सबसे बड़ा डैम बना हुआ है, गोविंद बल्लभ पंत डैम, तो ये भी ध्यान रखिएगा बच्चा पार्टी। अब आते हैं सतलुज नदी। देखिए इसका जो उद्गम है वो मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कई लोग इसको राक्षस ताल भी कहते हैं, कई एग्जाम में राक्षस ताल के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई एग्जाम में राक्षस ताल, तो इसको लेके कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसे जो है ना लॉन्ग चेन खंडबाब के नाम से भी जाना जाता है। ये 400 किलोमीटर बहता है, तो पहले ना सिंधु नदी के समांतर बहता है, यानी कि सिंधु नदी ऐसे बहती है तो ये भी इसके ऐसे ही करके बहती है, ठीक है। फिर ऊपर पंजाब में एक गॉर्ज का निर्माण करती है, फिर हिमालय के पर्वत श्रेणी में सिपकल्ला से होते हुए पंजाब के मैदान में प्रवेश कर देती है। यहीं पे ये महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि भाकल नांगल परियोजना के नहर तंत्र का प्रयोजन करती है। ये जो आपको मैंने डैम बताया था उसी डैम का नाम भाकड़ नांगल परियोजना भी है, और यहीं से इंदिरा गांधी नहर को खींचा गया है जो राजस्थान तक को पानी सप्लाई करता है। तो चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं, जल्दी से कमेंट में हमें बताइए सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो ध्यान से देखा होगा कि 2880 किलोमीटर। भारत में कितनी लंबाई है ये भी बताइए, 1100 क्या है किलोमीटर। रावी नदी का उद्गम स्थल क्या है, रोहतांग दर्रा, वेरीनाग, चंडीगढ़, सिंधु नदी। तो भाई वेरीनाग तो झेलम का है, रोहतांग दर्रा है रावी नदी का। व्यास नदी भारत के किस राज्य में बहती है, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो व्यास नदी जो है मेन हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और व्यास नदी अपना पानी किस में गिरा देती है, कमेंट में जवाब दीजिए जल्दी से। व्यास नदी किस में मिल जाती है, झेलम नदी का प्राचीनतम नाम क्या है, तो वितास्ता, ठीक है। पड़ुसनी नाम किसका है बताइए, बिपाशा नाम किसका है ये बताइए। अच्छा सरस्वती नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो झेलम का जो प्राचीन नाम था वो वितास्ता था। आपको कमेंट में बताना है पड़ुसनी नाम जो था वो किसका था और अस्कनी नाम जो था वो किसका था। ये दो का जवाब आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।